नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ द लॉ। हमारी विधि की जो लेक्चर सीरीज है उसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन पहले बता दिया है। उसके बाद में हम चैप्टर 1 विधि की अवधारणा से रिलेटेड बात कर चुके हैं। चैप्टर 2 में कुछ कंटेम्प्रेरी इशूज या लॉज जिनमें हमने IPR की बात करी, IT एक्ट की बात करी और साइबर रिलेटेड कुछ बातें करी थी और RTI एक्ट भी उसी में शामिल था। और चैप्टर 3 में हमें दो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शंस, एक महिला और एक बालक, इनसे रिलेटेड कुछ कानून को पढ़ना है। जैसा उन्होंने सिलेबस में डिफाइन किया है उसी तरीके से जो कानून उन्होंने बोले वो पढ़ने हैं। तो आज का अपना चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है स्त्रियों एवं बालकों के विरुद्ध अपराध और इनसे रिलेटेड कुछ कानून, जैसे कि घरेलू हिंसा के लिए या घरेलू हिंसा को रोकने के लिए घरेलू हिंसा के विरुद्ध प्रतिरक्षा अधिनियम 2005 में आया था। तो उसके सारे प्रावधान कि उसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं वो क्या क्या हैं। उसके बाद में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इनसे जो है वो निपटने के लिए या इनको समाप्त करने के लिए पहले विशाखा गाइडलाइंस जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उनके बारे में थोड़ा सा, एंड बाकी संसद के द्वारा एक एक्ट लाया गया था 2013 में, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। तो इसे रोकने के लिए, जो वर्क प्लेस कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न की शिकायतें आती हैं उन्हें रोकने के लिए ये महिलाओं से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कानून आया। तो ये तो महिलाओं से रिलेटेड है। दूसरा बालकों से रिलेटेड बाल श्रम से संबंधित विधियाँ और बालक लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 में आया था उसके रिगार्डिंग। तो इसे हम दो पार्ट में लेंगे। पहले पार्ट में हम महिलाओं से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट कानून के बारे में बात करने। पहला टॉपिक है घरेलू हिंसा। बाकी नाम से पता चल रहा है कि घर में होने वाली हिंसा नॉर्मली आप देखते होंगे कि घरों में जो गृह क्लेश होता है तो नॉर्मली ज़्यादातर कंडीशन में जो शिकार होती हैं वो महिलाएं शिकार होती हैं। अधिकतर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ में भी जो है वो हिंसा नहीं होती, बट मोस्टली केसेज में क्या होता है कि जो निर्बल जो होता है घर के सदस्य के रूप में वो महिला होती है। तो मोस्टली जब भी घरेलू हिंसा होती है तो लास्टली जब भी कुछ हिंसा के रूप में फाइनल सोल्यूशन निकल के आता है तो महिला की पिटाई कर दी जाती है इस तरीके से। तो ज़्यादातर केसेज में ये होता है। क्योंकि हम टॉपिक भी वही पढ़ रहे हैं तो हमें बात सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड घरेलू हिंसा के बारे में बात करनी है। एक चीज़ ये भी है कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुषों के साथ में भी हिंसा हो सकती है, लेकिन हमारे टॉपिक में उसके बारे में बात नहीं करनी है क्योंकि उन्होंने जो दिया है वो पढ़ना है। तो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, संरक्षण के लिए 2005 में एक्ट आया था और उस एक्ट के बारे में हम पढ़ना है। तो उसमें डेफिनेशन दी गई थी कि घरेलू हिंसा क्या है। बाकी घरों में होने वाली हिंसा अधिकतर जिसमें महिलाएं शिकार होती हैं वो घरेलू हिंसा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्ट क्या परिभाषा दी गई है वो हमें देखनी है। फिर उसमें हिंसा के प्रकार, महिलाओं पे होने वाले हिंसा के अलग अलग 4 प्रकार दिए हैं तो उनको हमें देखना है। फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण परिभाषाएं, RS मेंस के आप एग्जाम में देख रहे होंगे तो परिभाषाएं अधिकतर पूछी जा रही हैं जो एक्ट में लिखी हुई हैं। उसके बाद में महिलाओं को कुछ प्राप्त अधिकार जो कि उस एक्ट के तहत दिए गए हैं। 2005 में जो एक्ट आया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, उसके बाद में अगर अधिकार दे दिए और अधिकार के बाद में आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके इलाज के लिए, उपचार के लिए आपके लिए क्या सिस्टम, क्या मैकेनिज्म बनाई गई है, कहाँ आप जा सकते हो, किन के विरुद्ध आप दायर कर सकते हो और किस किस तरीके से जो है वो आप जो दोषी है उसको सजा दिलवा सकते हो। तो उपचार के भी प्रावधान किए गए हैं एंड दोषी के लिए क्या दंड प्रावधान है, ये हमारे इस वाले एजेंडे में पहले वाले पार्ट में, जिसमें हमें घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की, यानी घरेलू हिंसा में महिलाओं का जो संरक्षण, जो महिलाओं का जो शिकार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उससे बचाने के लिए एक्ट आया है, उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद टॉपिक 2 है इसका, वो है अपना कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण। तो वो टॉपिक 2 है और ये वाला बाल श्रम से रिलेटेड ये अपना पार्ट 2 में रहेगा। ओके, सो अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब ये 2005 में जो एक्ट लेकर के आए थे इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, तो उद्देश्य सीधा सीधा है कि भाई घरेलू हिंसा होती है, उसमें महिलाएं शिकार होती हैं, महिलाओं के मान सम्मान और उनके स्वाभिमान के साथ में जो छेड़छाड़ होती है या जो चोट पहुंचती है उन सब से बचाने के लिए, यानी महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए, महिलाओं के मान सम्मान एवं स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए 2006 में 26 अक्टूबर को यह कानून लाया गया था और कानून का नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अब इसमें परिभाषा दी गई है सबसे पहले कि घरेलू हिंसा को समझाओ कि घरेलू हिंसा क्या होती है। तो एक्ट के अंतर्गत ये परिभाषा दी गई है। एक्ट में परिभाषा क्या दी गई है,
प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के द्वारा किया गया कोई आचरण, कृत्य या भूल जिससे घर में रहने वाली महिला के विरुद्ध निम्नलिखित में से कुछ हुआ हो। प्रतिवादी, दो नाम आएंगे अभी, एक तो आएगा प्रतिवादी, एक होता है वादी। ठीक है, ओके। प्रतिवादी, वादी जो होता है जिसका शिकार हो रहा है, ठीक है, या जो पीड़ित है उसे कौन बोला जाता है? वादी। ठीक है, जो पीड़ित है जिसे दुख हो रहा है वो वादी, और जो पीड़ा दे रहा है वो कौन होता है? प्रतिवादी। तो किसी शोषक व्यक्ति के द्वारा, मे बी महिला का हस्बैंड हो सकता है, महिला के परिवार में महिला की सास हो सकती है, महिला का ससुर हो सकता है, इवन इफ महिला के बच्चे हो सकते हैं। तो किसी शोषक व्यक्ति यानी प्रतिवादी के द्वारा किया गया कोई आचरण, कृत्य या भूल, आचरण, कृत्य या भूल, भूल भी हो सकती है, जिसमें ये सब शामिल है। क्या क्या शामिल है? या तो उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया हो, यानी शारीरिक दुर्व्यवहार मतलब उसके जो है वो शरीर के ऊपर टीका टिप्पणी की गई हो, ठीक है, या शारीरिक पीड़ा दी गई होगी। शारीरिक पीड़ा में क्या होगा? उसकी पिटाई की गई हो या उसके शरीर पे चोट पहुंचाई गई हो। दुर्व्यवहार में एक तरीके से ओपनली, मौखिक रूप से उसके बारे में कुछ बोला गया हो। लैंगिक दुर्व्यवहार, लैंगिक तरीके से, लैंगिक शब्दों का यूज करते हुए उसको गालियां दी गई हो तो लैंगिक दुर्व्यवहार होता है। उसके बाद में तिरस्कार किया गया हो या अपमान किया गया हो, या मौखिक या भावनात्मक रूप से उसके साथ में दुराचरण किया गया हो, आर्थिक रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, और शरीर में किसी अंग को नुकसान पहुंचा दिया गया हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? घरेलू हिंसा। ये एक्ट में ऐसा बोला है। दोबारा से आप डेफिनेशन को रिवाइज करें कि किसी भी प्रतिवादी, प्रतिवादी यानी जो शोषक है, वो महिला का हस्बैंड हो सकता है, महिला का सास ससुर कुछ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या घर में कोई और सदस्य हो सकता है, इवन इफ कोई दूसरी महिला भी हो सकती है, जेठ ननद कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी प्रतिवादी के द्वारा किसी महिला के साथ में कोई ऐसा आचरण, कृत्य या भूलवश भी आप किसी को गाली दे रहे हो, शारीरिक पीड़ा पहुंचा रहे हो, तो वो भी किसकी श्रेणी में आ रहा है? घरेलू हिंसा की श्रेणी में। तो उनके द्वारा घर में रहने वाली महिला के विरुद्ध निम्न में से कुछ होना जो है वो घरेलू हिंसा की डेफिनेशन में माना जाएगा। या तो शारीरिक दुर्व्यवहार कर दिया, यानी उन्हें कुछ सुना दिया गया है, लैंगिक दुर्व्यवहार कर दिया गया है, शारीरिक पीड़ा पहुंचा दी गई है, तिरस्कार, अपमान कर दिया गया है, मौखिक रूप से, इमोशनली रूप से उन्हें दुराचरण कर दिया गया है, आर्थिक रूप से उनके साथ व्यवहार कर दिया गया दुर्व्यवहार, तो वो किस में आ जाएगा? घरेलू हिंसा की श्रेणी में आ जाएगा। फिर वहीं पर उन्होंने इस चीज़ को भी डिफाइन किया है कि हिंसा के प्रकार क्या हो सकते हैं। बाकी तो यहाँ मैंने बोल दिया, बट उन्होंने और अच्छे तरीके से 4 कैटेगरी के रूप में डिफाइन किया हुआ है कि 4 प्रकार से नॉर्मली हम बोल सकते हैं। एक होगा शारीरिक उत्पीड़न। बोले शारीरिक उत्पीड़न इन द सेंस शरीर को चोट पहुंचाना, मारना, पीटना, अंगों को क्षति पहुंचाना, ये होता है शारीरिक उत्पीड़न। पहला क्या हुआ? शारीरिक उत्पीड़न। दूसरा क्या हुआ? यौन उत्पीड़न। ठीक है, इसे हम लैंगिक हिंसा बोल सकते हैं, यौन हिंसा भी बोल सकते हैं, ऊपर वाले को शारीरिक हिंसा भी बोल सकते हैं। उत्पीड़न या हिंसा एक शब्द मान के, लैंगिक हिंसा या यौन उत्पीड़न किसी भी महिला के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, यौन कृत्य करना, या अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, या तिरस्कार करना यौन कृत्य के रूप में, तो ये जो है वो यौन उत्पीड़न या लैंगिक हिंसा में शामिल होता है। फिर उसके बाद में आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा इन द सेंस परिवार में एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए, एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए महिला को भी शारीरिक जितनी भी भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत होती है वो महिला के पास में होनी चाहिए। तो घर वाले जानबूझ करके हर चीज़ से अगर उस महिला को वंचित कर रहे हैं तो वो होता है आर्थिक हिंसा। मतलब घर में कुछ भी कपड़े नए चाहिए या और कुछ नया सामान चाहिए, बाकी सब के लिए आ रहा है लेकिन महिला के लिए नहीं आ रहा है, तो वो होता है आर्थिक हिंसा। घरों में आजकल बहुत होता है इस तरीके से, नई नई जो बहू आती हैं उनके साथ में इस तरह होता है। परिवार की स्थिति, रीति रिवाज के अनुसार जिन सुविधाओं संसाधनों का उपभोग अन्य सदस्य कर रहे हैं उससे महिला को वंचित कर दिया गया। बाकी सदस्यों के लिए नए कपड़े आ गए, महिला के लिए नहीं आए। ठीक है, तो ये क्या हो गई? आर्थिक हिंसा हो गई एक तरीके से। हर चीज़ सबके लिए अच्छा अच्छा खाना आ रहा है, महिला के लिए रूखी सूखी रोटी दी जा रही है या उसको खाना नहीं दिया जा रहा है, तो वो आर्थिक हिंसा हो गई एक तरीके से। ओके, और फिर एक होता है भावनात्मक हिंसा या मौखिक हिंसा, इन द सेंस कि सुबह से लेकर शाम तक उसको सुनाया जा रहा है कि तू घर से कुछ सीख के नहीं आई, तेरा चरित्र खराब है, तू घर से दहेज नहीं लेके आई, और उस पर शाउटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हर बात के ऊपर उनसे चिल्लाया जा रहा है। बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी उसी पे डांट लगाई जा रही है कि तुमसे बच्चा पैदा नहीं हो रहा। अगर बच्चा पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गई, तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी उसे भावनात्मक रूप से जो है वो हिंसा की जा रही है, मौखिक रूप से हिंसा की जा रही है। तो ये 4 श्रेणी हैं
हिंसा के प्रकार उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। शारीरिक हिंसा इन द सेंस कि चोट पहुंचाना, मारपीट करना, अंगों को क्षति पहुंचाना। यौन उत्पीड़न इच्छा के विरुद्ध कुछ भी शारीरिक संबंध बनाना या इस तरीके से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, ये हो गया यौन उत्पीड़न। अगला तीसरा आर्थिक हिंसा इन द सेंस परिवार में बाकी लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं लेकिन महिला के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उसको वंचित कर दिया गया है, तो आर्थिक रूप से उसकी हिंसा हो गई। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो सुबह से शाम तक होता है नॉर्मली लेडीज के साथ में घरों में, तो वो होता है भावनात्मक हिंसा यानी मौखिक हिंसा। हर चीज़ पे जो महिला है उसको ताने मारना, हर चीज़ पे महिला को ताने मारना कि तुम्हारा चरित्र खराब है, तुम दहेज नहीं लेके आए हो, तुम कुछ सीख के नहीं आए हो, तुमसे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे लड़का पैदा नहीं हो रहा है। हर चीज़ के लिए उसी को जिम्मेदार मानकर सुबह से लेकर शाम तक उसे टॉर्चर करना, ये होता है भावनात्मक हिंसा। तो 4 प्रकार की हिंसा यहाँ मेंशन की हुई है। अब क्या कारण होते हैं और क्या दुष्परिणाम होते हैं ये सबको पता है। घरेलू हिंसा के कारण क्या होते हैं नॉर्मली, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। उसमें महिला को छोटे लेवल पे माना जाता है, पुरुष को ऊपर माना जाता है, यानी पितृसत्तात्मक है। तो महिला को दबाने की कोशिश शुरुआत से ही कर दी जाती है कि इसे दबा के रखा जाए, इसे अपना गुलाम बना के रखा जाए। तो इस तरीके से जो है वो एक तरीके से भारत के ये मान लीजिए कि समाज में ये कुरीति है शुरू से ही। ओके, समतावादी शिक्षण व्यवस्था का अभाव है। समतावादी शिक्षण व्यवस्था है ही नहीं। दिमाग में उपज ये हो जाती है कि आदमी है, पति है तो वो कुछ भी कर सकता है। पति पत्नी एक तरीके से एक सोच बन जाती है कि अगर शादी हुई है तो पत्नी गुलाम है और पति राजा है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मारपीट कर सकता है, उसके साथ में लड़ सकता है, गाली दे सकता है। एक सोच मतलब एक अच्छी सोच डेवलप नहीं हो पाना एंड समतावादी इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी वाली सोच नहीं हो पाना। ये सोसाइटी है, धीरे धीरे इवॉल्व होगी, टाइम लगेगा। बहुत पुराने समय की प्रथाएं अब धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं, लोग समान अधिकार भी दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने घर में, अभी पुराने टाइम से भी देखा होगा कि आपके घर में अगर 4-5 भाई बहन हैं, मान लीजिए कि एक लड़का है या 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो शुरू से ही आपने देखा होगा कि भेदभाव होता है, नॉर्मली होता है। बाकी अगर आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ है देन यू आर दी लकीएस्ट वन, आप बहुत लकी हो उस मामले में। भारतीय समाज में ऐसा होता है, लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, और इवन इफ वो उम्र दराज हो जाती हैं तब तक उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये है अपने यहाँ पे सामाजिक कुरीतियाँ हैं। महिलाओं के चरित्र पे अनावश्यक मतलब कभी भी शक किया जा सकता है एंड दैट दी बस्ट थिंग। सबसे ख़राब चीज़ है कि आप किसी भी महिला के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हो, सबसे खराब, बट है सोसाइटी के अंदर है। आर्थिक तंगहाली, पैसे की कमी है तो फ्रस्ट्रेशन है, तो फ्रस्ट्रेशन बाहर तो नहीं निकाल सकते, बाहर नहीं निकाल सकते तो दारू पी के आएंगे, दारू पी के आके अपनी वाइफ पे ही फ्रस्ट्रेशन निकाला जाएगा पति के द्वारा। ऐसा होता है बहुत सारे केसेज में कि भाई जब पैसा नहीं है और मजबूरी में है और फ्रस्ट्रेशन है वो, तो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालेगा तो बाहर तो कोई पीट देगा उसे, तो वो पति घर पे आके अपनी वाइफ के साथ में जो है वो झगड़ा करता है, उसके साथ मारपीट करता है। और वो शारीरिक पीड़ा, उसके अलावा लैंगिक हिंसा, उसके अलावा मौखिक हिंसा, ये सब जो है वो की जाती है महिला के साथ में। और इसके दुष्परिणाम आप सब देख रहे हो, घर टूट जाते हैं, महिला की कार्य क्षमता में गिरावट हो जाती है, वो बीमार रहती है। सबसे बड़ा नुकसान होता है बालकों पे, बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर घर में लड़ाई हो रही है तो बालकों के लिए वो लड़ाई झगड़े 24 घंटे टेंशन का कारण रहते हैं और उनके दिमाग में ये चीज़ बन जाती है कि यार ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो वो हो सकता है कि आगे वो बालक जो हैं वो एक अच्छे इंसान नहीं बन करके एक अपराधी प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे। ओके, तो बालकों पे सबसे ज़्यादा विपरीत असर पड़ता है। महिलाओं की सामाजिक सहभागिता में कमी आ जाती है, वो घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती है। फिर जब घर में ही पीटा जा रहा है तो बाहर कहाँ पे वो कुछ बोल सकती है। मानसिक असंतुलन हो जाता है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो हो रही हैं ये मानसिक असंतुलन की हो रही हैं। आप कभी भी जाइए, किसी भी मनोवैज्ञानिक के पास में भीड़ लगी होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन सब हिंसाओं के कारण जो है महिलाएं आत्महत्या भी कर लेती हैं। तो ये इनके दुष्परिणाम होते हैं और ये कारण होते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम में घरेलू हिंसा के बारे में बोल दिया उन्होंने कि घरेलू हिंसा की परिभाषा इस तरीके से दे दी कि अगर कोई भी प्रतिवादी किसी महिला के साथ में आचरण, कृत्य या भूल करता है जिसमें ये सब चीज़ शामिल हैं, शारीरिक रूप से उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, आर्थिक हिंसा या भावनात्मक हिंसा, इन सब को करता है घरेलू हिंसा के रूप में, तो फिर इस महिला के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों का यूज करते हुए महिला उस घरेलू हिंसा से संरक्षण प्राप्त कर सकती है। तो महिलाओं को क्या अधिकार दिए गए हैं? महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं न्यायिक सुरक्षा पाने का अधिकार, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार, संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। न्यायिक सुरक्षा, जुडिशियल कस्टडी, महिला
को हिंसा का शिकार हो रही है, तो उसी समय तुरंत न्यायिक सुरक्षा दी जानी जरूरी है, ताकि उसके खिलाफ वो आगे और हिंसा नहीं हो। शिकायत दर्ज कराएगी, पूरा सिस्टम बना हुआ है संरक्षण अधिकारी के रूप में, और आगे भी आईपीसी एक्ट के तहत भी वो शिकायत दर्ज करा सकती है। उसके अलावा क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार होता है कि मेरा इतना हनन हो चुका है, मुझे क्षतिपूर्ति चाहिए, इस तरीके से भी अधिकार हो सकता है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यथित या संरक्षण अधिकारी या व्यथित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत एक या एक से अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। अब ये नाम आए, संरक्षण अधिकारी क्या होता है ये हम देखेंगे, व्यथित क्या होता है, सेवा प्रदाता क्या होता है, जस्ट अभी हम देख लेते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि अगर किसी महिला के साथ में हिंसा हो रही है तो उसमें क्या होगा, व्यथित खुद महिला या जहां संरक्षण अधिकारी सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं संरक्षण अधिकारी, या व्यथित की ओर से कोई तीसरा व्यक्ति, मान लीजिए महिला के पास में उतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं अपनी शिकायत कर सकूं अपने हस्बैंड के खिलाफ में, तो उसके पड़ोस में कोई उसकी सहेली, या वो सहेली देखती है, भले ही महिला मना कर रही हो, लेकिन वो उसके पास के पड़ोस में कोई व्यक्ति देख रहा है डेली डेली कि यहाँ हिंसा हो रही है, तो वो भी अगर शिकायत कर देता है, तो इस घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो है वो उस महिला को हिंसा से जो है वो संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें याद रखना कि सवाल बन सकता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम में शिकायत कौन कर सकता है। तो शिकायत महिला स्वयं कर सकती है, या एक संरक्षण अधिकारी सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अभी हम देख लेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, वो शिकायत कर सकते हैं। या तीसरा होता है अन्य थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति या तो महिला के बिहाफ पे कर दे, या उसे बस पता चल जाए कि घर में घरेलू हिंसा हो रही है तो वो कर सकता है। और इसी चीज़ का जो तीसरा पर्सन है, इसके लिए इस कानून में एक अच्छा प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में शिकायत या सूचना देने वाले व्यक्ति का कोई दायित्व आरोपित नहीं किया जाता है। इन द सेंस कि आपका ये घर है, आपके पड़ोस में ये घर है, यहाँ पे खूब आपको लग रहा है कि खुशहाल परिवार है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, खुशहाल परिवार है, लेकिन आप रोज़ाना सुनते हैं कभी कभी, मतलब बहुत ज़ोर से चीख की आवाज़ आती है, मार पीटने की आवाज़ आती है, तो इनडायरेक्टली आपको पता चलता है कि इस घर में जो है वो कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है, और मोस्टली वो हिंसा महिला के साथ में हो रही है। तो बहुत दिन तक आप सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि अब मुझे इसकी शिकायत करानी चाहिए क्योंकि इस लेडी के साथ में रियली हिंसा हो रही है और इसी लेडी की हिम्मत नहीं है कि खुद से जाके शिकायत कर सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, तो आप जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर आप शिकायत कराएंगे दर्ज, तो आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और आपके ऊपर कोई दायित्व आरोपित नहीं किया जाएगा, आपका नाम तक नहीं पूछा जाएगा पुलिस के द्वारा कि शिकायत किसने कराई है किसने। पुलिस आके डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू करेगी यहाँ पे। ओके, लेकिन ये अच्छी बात है, इसमें कोई थर्ड पर्सन अगर शिकायत करा भी देता है तो उसके लिए कोई दायित्व आरोपित नहीं है, और उस पर जो है वो उसके जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रखी जाती है। इस अधिनियम में प्रतिवादी महिला भी हो सकती है। प्रतिवादी इन द सेंस, ये तो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई, प्रतिवादी जो है वो महिला हो सकती है, मैंने से यहाँ हिंसा तो महिला पे हो रहा है, ठीक है, ये हुई वादी जो पीड़ित है वो तो हो गई महिला, लेकिन जब बात आती है जो प्रतिवादी है, यानी जो पीड़ा दे रहा है या जो अत्याचार कर रहा है, हमने एग्जाम्पल मान के चला कि पति है, पत्नी इधर है, पति है, लेकिन हो सकता है कि उसकी सास भी एक तरीके से उसका उत्पीड़न कर रही हो, मौखिक उत्पीड़न कर रही हो, शारीरिक उत्पीड़न कर रही हो, मतलब मौखिक उत्पीड़न, उसको सुबह से लेकर शाम तक तो जो है वो टॉर्चर कर रही है, ताने दे रही है, तो वो भी जो है वो एक उत्पीड़न का तरीका है, हिंसा का तरीका है। या उसके साथ मारपीट कर रही हो तो वो भी उत्पीड़न। तो कहने की बात ये क्या रही कि ये बात मैंने वैसे इस अधिनियम में प्रतिवादी महिला भी हो सकती है, वादी तो महिला है लेकिन प्रतिवादी महिला भी हो सकती है, सास हो सकती है, उसकी ननद हो सकती है, ठीक है, हो गया, घर में कोई और महिला भी हो सकती है। घरेलू हिंसा के साथ दहेज का वाद भी दायर किया जा सकता है। तो ये तो बस ओवरव्यू वाली बातें। अब हमें परिभाषाएं देखनी है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आप नाम से सुन लिए बहुत सारे सर, ये वादी, प्रतिवादी, व्यथित, प्रतिवादी, ये क्या क्या शब्द हैं, और अकॉर्डिंग टू दी जो एक्ट है वो क्या परिभाषाएं दी गई। पहला परिभाषा उन्होंने दी है कि जो व्यथित है या घरेलू महिला जिसका साथ में हिंसा हो रही है उसकी परिभाषा क्या है। तो किसी भी उम्र की कोई महिला जो प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में रह रही है, रह चुकी है, और जिसने घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है, तो कोई भी व्यथित महिला जो जाके घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा रही है वही व्यथित मानी जाएगी।
ठीक है, अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उसे एज ए पीड़ित महिला माना जाएगा, हिंसा के रूप में एक महिला उसे माना जाएगा। ओके, तो वो कौन ही वादी हो गई एक्चुअली में। ठीक है, दो शब्द हैं यहाँ, दोबारा देख लीजिए। वादी यानी प्लेंटी, जिस पर अत्याचार हुआ है, और प्रतिवादी जिसने अत्याचार किया है। ठीक है, तो प्रतिवादी के द्वारा उस पर अत्याचार किया गया है और उस प्रतिवादी की वो घरेलू नातेदारी में है या रह चुकी है, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है उन्हें। ओके, अब प्रतिवादी या प्रत्यर्थी कौन है? कोई भी पुरुष जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रह चुका है, ऐसे पुरुष का घरेलू नातेदार जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है। अब ये भाषा थोड़ी सी उस तरीके से एक्ट में लिखी है, उस हिसाब से उठाई हुई है, बाकी दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। एक है वादी यानी व्यथित यानी पीड़ित। ठीक है, ये तीनों शब्द एक तरीके से यूज कर सकते हैं कि वो एक महिला है जिसके साथ में अत्याचार हो रहा है, और एक है प्रतिवादी, ठीक है, या अत्याचारी जो अत्याचार कर रहा है। ठीक है, एक साइड में ये उसका महिला का पति हो सकता है, महिला के सास ससुर हो सकते हैं, महिला की ननद भौजाई हो सकती हैं, महिला के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं प्रतिवादी। तो परिभाषा में क्या लिखा है वादी या व्यथित पीड़ित महिला के बारे में? कि वो महिला जो घरेलू हिंसा की शिकायत करा रही है और जिसके खिलाफ शिकायत करा रही है वो उसके कोई ना कोई रिलेशन में रह रहा है या रह चुका है। ठीक है, रह रहा है या रह चुका है, दोनों कंडीशन लिखी हुई हैं। और प्रतिवादी कौन है? वो व्यक्ति जिसके खिलाफ महिला ने शिकायत दर्ज कराई है और उस महिला के रिलेशन में रह रहा है या रह चुका है। दैट्स इट, ये परिभाषा है उसमें। अब प्रतिवादी के साथ में महिला के क्या संबंध हो सकते हैं, मतलब किस प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं, उन्होंने वहाँ डिफाइन भी किया हुआ है कि किसी तरीके के भी जो रिलेशन हो तो उनको भी शामिल, यहाँ लिखा हुआ है ना कि घरेलू नातेदारी, तो वो नातेदारी कौन कौन सी हो सकती है? ठीक है, तो नातेदारी या तो वैवाहिक संबंध हो सकता है, पति पत्नी हो या सास ससुर हो, तो वो भी शादी के बाद में रिलेशन बने तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, घरेलू नातेदारी वाली बात पे आ रही है। ओके, उसके अलावा उसके रक्त संबंध वाला हो सकता है, रक्त संबंध उसके पिता भाई चाचा मम्मी ये भी अत्याचार कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा एडॉप्टेड यानी दत्तक संबंध भी हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वहाँ लिखा हुआ है कि लिव इन में अगर रह रही है महिला किसी भी पुरुष के साथ में, लिव इन द सेंस बिना शादी के एक साथ में रहना, तो लिव इन में अगर रह रही है और वहाँ पे उसके साथ में हिंसा होती है तो भी जो हिंसा आएगी वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगी और वो शिकायत जो होगी घरेलू हिंसा की श्रेणी में ही शिकायत दर्ज की जाएगी। तो प्रतिवादी के महिला के साथ में जो घरेलू नातेदारी वाला कॉन्टैक्ट है, ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब वहाँ उन्होंने 4 प्रकार से डिफाइन कर दिया है। 3 तरीके से ओपन है और लिव इन वाले को भी उन्होंने शामिल कर दिया है। घरेलू नातेदारी, उस परिभाषा को अगर मैं देखूँ तो 2 व्यक्तियों के बीच में नातेदारी जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय रह चुके हैं, या उनकी नातेदारी में रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध या दत्तक संबंध है, विवाह के समान संबंध यानी लिव इन रिलेशन भी घरेलू नातेदारी में शामिल है। ये चारों मैंने यहाँ पे बता दिए। ठीक है, कि ये सब जो है वो किस में आ रहे हैं, घरेलू नातेदारी में या रिश्तेदारी में। ओके, ये शामिल हो गए। उसके अलावा साझी गृहस्थी, जॉइंट फैमिली। ठीक है, जॉइंट फैमिली सब जानते हैं, ऐसी गृहस्थी जहाँ व्यथित रहते हों, यानी जो पीड़ित महिला है वो रह रही है, एवं ऐसी गृहस्थी व्यथित व्यक्ति के एकल, संयुक्त या स्वयं अकेले या किराए पर संचालित भवन में हो, कैसे भी हों। ठीक है, वो साझी गृहस्थी या जॉइंट फैमिली के रूप में आता है। बालक इन द सेंस इसमें बालक की परिभाषा भी दी गई है कि जो पीड़ित है उसके साथ में बालक कौन है, तो कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जिसके अंतर्गत दत्तक, सौतेला और पोषित बालक भी शामिल होते हैं। अब एक चीज़ आप थोड़ा सा रिमाइंड करना कि यहाँ पे जो बालक की परिभाषा दी गई है उसमें 18 से कम वाले दत्तक, सौतेला और उसका पोषित बालक जो है वो शामिल किया गया है इसमें। और उधर की साइड में जब हमने बात करी थी लास्ट जो एक्ट था जिसमें हमने बात करी थी बालक की, और वो था बच्चा यानी माइनर, चौथा जो लेक्चर आएगा उसमें आएगा, तो उसमें जो हमने बात करी है माता पिता के भरण पोषण में, उसमें 18 प्लस के बालक की बात की गई है, उसे हम उसका बच्चा, पुत्र, पौत्री, नाती के रूप में डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे 18 से कम उम्र वाले को बालक माना गया। घरेलू घटना की रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर तैयार की गई है उसे घरेलू घटना की रिपोर्ट कहते हैं। मतलब सीधा सा, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने के लिए, कोई पीड़ित महिला गई, उसने शिकायत दर्ज कराई, तो उस पर जो रिपोर्ट बनी वो क्या हो गई, घरेलू घटना की रिपोर्ट। ये अधिकार मैंने आपको बता दिए, न्यायिक सुरक्षा का अधिकार, शिकायत दर्ज कराने का, संरक्षण प्राप्त करने का, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है महिला के लिए। अब प्रोसेस किस तरीके से होगी, मैंने ये भी बता दिया कि शिकायत कौन कौन कर सकता है, महिला स्वयं कर सकती है, महिला के बिहाफ पे संरक्षण अधिकारी कर सकता है,
और कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है, ठीक है, 3 रूप से करना। अब वो शिकायत कैसे होगी और शिकायत की प्रोसेस कैसे होगी, उसके लिए एक बीच में संरक्षण अधिकारी नाम से एक पोस्ट बनाई जाएगी, ये एक्ट में लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा है राज्य सरकार का यह दायित्व है वह अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले या अन्य क्षेत्रों में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करे। प्रत्येक जिले में मोस्टली एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त करे और राज्य सरकार का यह प्रयास रहे कि संरक्षण अधिकारी कोई महिला ही हो, क्योंकि महिलाएं की जो समस्याएं उन्हें महिलाएं अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक तो संरक्षण अधिकारी, उसके अलावा एक वहीं पे एक शब्द और दिया गया है, संरक्षण अधिकारी एंड सेवा प्रदाता संगठन, सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऐसे कोई संगठन, ट्रस्ट, कंपनी, सोसाइटी जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते हैं और वो देखते रहते हैं कि कहीं महिला के साथ में कोई जो है वो अत्याचार तो नहीं हो रहा है। अगर उन्हें पता चल जाता है तो वो अपनी तरफ से जाकर के महिला के लिए शिकायत दर्ज करवा देते हैं, लेकिन इनको इस एक्ट में सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकरण करवाना होता है कि हम एक सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है या ट्रस्ट है या संगठन है जो हम महिलाओं के बिहाफ पे अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे 2 कौन हो गए, ये बीच वाले हो गए एक तरीके से शिकायत कराने के लिए। क्या हुआ एक तरीके से, ये हुई पीड़ित महिला, ओके, ये हुई पीड़ित महिला, ठीक है, ये हुआ प्रतिवादी जो अत्याचार कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ शिकायत दर्ज करानी है उन्हें, ठीक है। यहाँ शिकायत दर्ज कराने से पहले अगर महिला खुद शिकायत दर्ज नहीं कर पाती है तो उन्होंने सरकार के लिए दिशा निर्देश दिए कि आप संरक्षण अधिकारी बनाओ, ठीक है, संरक्षण अधिकारी बनाओ, या कुछ ट्रस्ट या कुछ सोसाइटीज़ को अलाउ कर दिया कि आप पंजीकरण करा लो, इन महिलाओं के बिहाफ पे आप काम करके शिकायत दर्ज करवाओ। तो इनका नाम उन्होंने दे दिया सेवा प्रदाता, ठीक है। अब इन संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के क्या कर्तव्य होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के कर्तव्य क्या हैं? व्यथित महिला को विधिक सहायता उपलब्ध करवाने का अधिकार है इनके पास में। कोई भी पीड़ित महिला है उसके लिए लीगल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं, मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता करवाते हैं। प्रोसेस आगे जो कानून है उसके तहत होने वाली है, मजिस्ट्रेट के रूप में ही एक्ट होने वाला है, लेकिन ये बीच में सहायता करने के लिए होते हैं संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता। पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण में सहायता प्रदान करना एंड रिपोर्ट प्रेषित करवाने में सहायता देते हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत को उचित अधिकारी के समक्ष दर्ज कराने का काम करते हैं। पीड़िता के साथ में भावनात्मक न्याय का परीक्षण करवाना इनका एक कर्तव्य के रूप में माना जाता है। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारी जो है वो प्रत्येक जिले लेवल पे किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं? राज्य सरकारों के द्वारा। और मोस्टली प्रायोरिटी ये दी गई है कि संरक्षण अधिकारी के पोस्ट के रूप में महिला को रखा जाए ताकि महिला और महिला के रूप में आपस में कनेक्शन अच्छे तरीके से हो सके। वहाँ भी अगर नहीं पहुँच पाते हैं महिलाएं तो सेवा प्रदाता हैं, कुछ सोसाइटीज़, कुछ ट्रस्ट, उनको इस एक्ट के तहत पंजीकरण करा के उन महिलाओं के बिहाफ पे ये कुछ कर्तव्य दिए हैं उनका पालन करवाने का कार्य करना है। ओके, प्रक्रिया कैसे रहती है? अब प्रक्रिया यही रहेगी कि ये पीड़ित महिला है या तो ये जाकर के खुद शिकायत दर्ज करा दे मजिस्ट्रेट के पास में, अगर वो नहीं कर पाती है तो संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के रूप में यहाँ होती है। तो शिकायत मिलने पे मजिस्ट्रेट 3 दिन में पहली सुनवाई करेगा, ठीक है। और ये बीच में किस लिए है? बस इस महिला की हेल्प करने के लिए, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता। और पहुंचनी शिकायत कहाँ पे? मजिस्ट्रेट के पास में ही शिकायत पहुंचनी है। शिकायत मिलने पे मजिस्ट्रेट द्वारा 3 दिन में पहली सुनवाई की जाएगी। सामान्यतः केस का निपटारा 60 दिन में कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान किसी भी समय महिला एवं आरोपी दोनों को एक्सपर्ट की सलाह लेने का आदेश दिया जा सकता है और सुनवाई की रिकॉर्डिंग की जा सकती है। ये जो होती है ये प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया वो नॉर्मल तरीके से ही हो रही है। ओके, बीच में 2 पोस्ट उन्होंने जनरेट कर दी ताकि वो घरेलू महिलाएं हैं जिनके साथ में हिंसा हो रही है, जो पीड़िता हैं, उनको सहायता मिल सके। ओके, ये हुई बात अपनी संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों की और प्रक्रिया के बारे में। एंड देन प्रमुख धारा, और ये कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं इसमें, बस ये मैंने पहले बता देना चाहिए था। बाकी ठीक है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, एग्जाम में धाराओं से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने समझाई हैं, धारा नंबर 3 में घरेलू हिंसा को डिफाइन किया गया है। ओके, धारा नंबर 5 में सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा नंबर 8 और 9 में संरक्षण अधिकारी के बारे में बात की गई है। धारा नंबर 10 में सेवा प्रदाता के बारे में बात की गई है। 18 में संरक्षण के आदेश के बारे में बात की गई है, बीच बीच में जो आदेश दिए गए उनके बारे में बात की गई। आर्टिकल नंबर धारा सेक्शन नंबर 31 में संरक्षण आदेश न मानने पर जुर्माने की बात की गई है। ओके, तो अधिनियम में पारित अध्यादेश कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब आदेश कौन से हो सकते हैं? अब मजिस्ट्रेट जो है वो आदेश देने वाला है, ठीक है,
प्रोसेस हुई, 3 दिन में मजिस्ट्रेट पहली बैठक बुला लेता है, सामान्यतः 60 दिन में डिसीजन सुना देता है। अब जो डिसीजन सुनाने वाला है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो साधारण आदेश या विशिष्ट आदेश। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में लागू किए गए न्यायिक आदेश को साधारण आदेश कहा जाता है। मतलब साधारण तरीके से उसे लगा मजिस्ट्रेट को कि ये केस उतना बड़ा नहीं है, घरेलू हिंसा का केस है, लेकिन इसे प्यार से और शांति से सुलझाया जा सकता है, तो बस उनसे दोनों को बोल देगा, पति पत्नी को बोल देगा आप शांतिपूर्वक तरीके से रहिए, सास और बहू को बोल देगा कि आप शांतिपूर्वक तरीके से रहिए, अगर आप नहीं रहेंगे, अगली बार अगर शिकायत आएगी तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लेने वाला हूँ, जो भी प्रतिवादी है उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला हूँ। शुरुआत में अगर लगेगा कि छोटा सा केस है, इसको लेके आ गए तो शांतिपूर्ण तक रहने, ताकि घर नहीं बिगड़े। पीड़ित के विरुद्ध हिंसात्मक कार्य रोकने का तुरंत आदेश दे दिया जाएगा कि इस समय के बाद में, आज के बाद में पीड़ित के खिलाफ किसी भी तरीके की हिंसात्मक कार्य नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा एक वार्निंग के रूप में। और संयुक्त बैंक खाते में उपयोग पर रोक भी लगाई जाएगी साधारण आदेश के रूप में, इन द सेंस कि पति और पत्नी का जॉइंट बैंक अकाउंट है, पत्नी को उस जॉइंट बैंक अकाउंट को यूज करने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ पति ही उसमें से पैसे निकालता है, तो भले ही पैसा दोनों का साथ साथ का है, तो फिर क्या है कि यहाँ साधारण आदेश के रूप में मजिस्ट्रेट उस बैंक खाते को जो है वो सीज करवा देगा कि अभी इसको स्टिल रखिए। ओके, तो ये तो साधारण आदेश होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया उसने। लेकिन विशिष्ट आदेश परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार आदेशों के अतिरिक्त लागू न्यायिक आदेश विशिष्ट आदेश कहलाते हैं। सामान्य आदेश हैं, साधारण आदेश के अलावा जो कुछ आदेश दिए जाते हैं, जैसे कि पीड़िता एवं उसके बालक के भरण पोषण का आदेश दे देगा मजिस्ट्रेट की, आपको इस पीड़िता और इसके बालक, इनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है, तो मंथली इतना पेमेंट करो। संयुक्त परिवार में निवास करने का आदेश दे देगा कि आपको रहना है, महिला को यहाँ रखना ही पड़ेगा इस तरीके से। क्षतिपूर्ति का, अगर लग रहा है कि इसकी महिला के साथ में मानहानि हुई है या शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचा है, तो क्षतिपूर्ति का। और अभिरक्षा का, कस्टडी का, मतलब संरक्षण प्रोवाइड कराने का आदेश दे देता है। तो ये जो है वो अधिनियम में पारित आदेश हैं कि जो मजिस्ट्रेट तक पहुंच जाएगी शिकायत, तो या तो वो साधारण आदेश देगा या विशिष्ट आदेश देगा। साधारण में शांतिपूर्वक रहिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, ठीक है, हिंसात्मक कार्य मत कीजिए, और तुम्हारा बैंक खाता मैं सील कर रहा हूँ, दैट्स इट, संयुक्त बैंक खाता है वो। उसके अलावा विशिष्ट आदेश ये दे सकता है कि भरण पोषण प्रोवाइड कराइए महिला के लिए, इसको घर में अच्छे तरीके से संयुक्त घर में रहने दीजिए, संयुक्त निवास में रहने दीजिए। उसके अलावा क्षतिपूर्ति का आदेश, उसके अलावा कस्टडी का आदेश दे दिया जाएगा, अभिरक्षा का आदेश। ओके, दैट्स इट, ये जो है वो आदेश हैं। और दोषी व्यक्ति को दंड का प्रावधान कि अगर अब ये यहाँ पे भी नहीं मान रहा है, ये जो प्रतिवादी है वो अगर यहाँ पे भी नहीं मान रहा है, तो फिर वहाँ पे उसके खिलाफ जो है वो दोषी व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कुछ प्रावधान है। यदि महिला के साथ गंभीर शोषण हुआ है तो व्यथित महिला आईपीसी के एक्ट के तहत, इंडियन पिनल कोड के तहत जो है वो प्रतिवादी पर आपराधिक वाद भी दायर करा सकती है, क्रिमिनल जो है वो केस करवा सकती है। अभी तक तो घरेलू हिंसा वाला था, अब क्रिमिनल केस भी करवा सकती है। आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम में घरेलू हिंसा के दोषी को 1 वर्ष का कारावास या 50,000 का आर्थिक दंड या दोनों दिया जा सकता है। तो घरेलू हिंसा वाले में तो 1 साल तक का कारावास है, लेकिन अगर महिला के ऊपर अपराध ही किया गया एक तरीके से, मान लीजिए कि वो महिला चाह रही है मैं घरेलू हिंसा नहीं करा रही, मैं इसे आईपीसी एक्ट में मतलब वो बोलेगी अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया है या मुझे मारने की कोशिश की गई है, तो इसे आपराधिक रूप में दर्ज, क्रिमिनल की क्राइम किया है मेरे खिलाफ में। घरेलू हिंसा की बजाय वो बोल देगी कि ये अपराध है, तो आपराधिक वाद, या तो वो घरेलू हिंसा में करवाए तो 1 साल और 50,000 का जुर्माना, अगर वो आपराधिक बाद में आईपीसी के तहत कराए तो 3 साल का कारावास का प्रोसेस होता है। तो ये अपना महिलाओं से रिलेटेड जो टॉपिक में पहला पार्ट है, उसमें हमने यहाँ पे घरेलू हिंसा के बारे में बात करी, ठीक है। घरेलू हिंसा इन द सेंस कि घरों में होने वाली हिंसा, और ये टॉपिक है महिलाओं से रिलेटेड, तो हमें महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में बात करी, ठीक है। उसमें हमने बात करी कि एक होता है पीड़ित या वादी, ठीक है, जो वाद दर्ज कराने वाला होता है, एक होता है प्रतिवादी, ठीक है, या अत्याचारी जो अत्याचार करने वाला है, ठीक है। तो ये हमने बात करी थी। पीड़ित यानी पीड़ित के बारे में बता दिया, जो शिकायत लेके जाएगी वो पीड़ित व्यक्ति या महिला या व्यथित, और जिसके खिलाफ शिकायत लेके जाएगी वो प्रतिवादी, लेकिन उनका एक नातेदारी, रिश्तेदारी या घरेलू नातेदारी होनी चाहिए। और उस घरेलू नातेदारी की क्या बात बताई थी, या तो वो शादी के बाद में संबंध हो उनके, जैसे कि सास ससुर और हस्बैंड वाले, ठीक है, तो शादी वाले, या रक्त संबंध हो उनके, ठीक है, माता पिता वगैरह हों,
उसके अलावा भी दत्तक संबंध भी हैं, अगर कोई बच्चा लिया हुआ है या उस तरीके से है तो भी उसमें शामिल कर लिया है। इवन इफ लिव इन रिलेशन वाला भी नातेदारी में माना गया है। तो 4 कैटेगरी में वो बातें बताई। फिर उसके बाद में हमने परिभाषाएँ देखी, परिभाषाओं में वादी प्रतिवादी ये देखा, ठीक है। उसके अलावा और परिभाषा जो हमने देखी वो इसमें हमने कवर किया, घरेलू नातेदारी कवर कर लिया, सब बालक कवर कर लिया, घटना की रिपोर्ट कवर कर लिया, प्रतिवादी के साथ रिश्ते वाली बात कवर कर ली थी हमने। एंड देन उसके बाद में हमने 2 पॉइंट देखे कि इस महिला की सहायता करने के लिए 2 संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता नाम करके एक संस्थाएं बनाई गई हैं। संरक्षण अधिकारी तो सरकार द्वारा नियुक्त की जा रही हैं, सेवा प्रदाता जो है वो कोई भी प्राइवेट ट्रस्ट संगठन जो एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुका है, और वो मिडिल मैन का काम करके उस महिला की सहायता करेंगे। और ये इनके कुछ कर्तव्य बताए थे संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के। फिर उसके बाद में वो प्रोसेस जो है वो मजिस्ट्रेट के पास में जाती है, शिकायत मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है, 3 दिन में उसे सुनवाई करनी होती है, केस का निपटारा 60 दिन में करना होता है। अब केस का निपटारा 60 दिन में करने के बाद में वो 2 तरीके के निर्णय दे सकता है, 2 तरीके का आदेश दे सकता है। सामान्य आदेश, शांतिपूर्वक रहो, आप आगे से हिंसा मत करना, और तुम्हारे बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं। और विशिष्ट आदेश, उसमें भरण पोषण की प्रावधान है, घर में रहने की पूरी उसमें कही जाएगी कि आपको ये महिला को साथ में रखना है, या क्षतिपूर्ति का आदेश या अभिरक्षा कस्टडी का आदेश। ओके, दोषी को कुछ दंड के प्रावधान है। अगर वो चाह रहे हैं घरेलू हिंसा में उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो 1 साल या 50,000, और आपराधिक बाधा अगर आईपीसी के तहत करवाना चाहें तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये अपना पार्ट 1 का कुछ हिस्सा घरेलू हिंसा, जिसमें हमने घरेलू हिंसा क्या है, हिंसा के प्रकार 4 प्रकार देखे थे हमने, शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा। ओके, तो ये 4 प्रकार हमने देखे थे। महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने देख ली, महिलाओं को प्राप्त अधिकार हमने देख लिए, हिंसा के खिलाफ उपचार देख लिया, और दोषी के लिए दंड प्रावधान देख लिए थे। ओके, आर्थिक हिंसा भी ध्यान रख लेना है। ओके, आर्थिक हिंसा मतलब घर में बाकी लोगों के लिए सब अच्छा मिल रहा है और महिला को बिल्कुल ही वंचित कर दिया जा रहा है। अब दूसरा है इसमें महिलाओं से रिलेटेड कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न। ठीक है, तो कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न का मतलब ये है कि कोई भी वर्क प्लेस जो होता है, मे बी कोई स्कूल है या कोई ऑफिस है, ठीक है, अब उन जगहों पे महिलाओं के साथ में इवन पहले तो क्या था कि कोई महिला बाहर जाके नौकरी कर रही है तो महिला पे 50 तरीके की तो टिप्पणी की जाती थी और 50 तरीके की डिमांड की जाती थी, और उनके साथ में अलग अलग तरीके से शोषण भी किया जाता था। इस तरीके से होता था। और इस कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न से जो है वो संरक्षण के लिए एक एक्ट आया था, महिलाओं का कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतिशोध। तो ये है सेक्सुअल हरासमेंट एट दी वर्क प्लेस। ठीक है, निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष। ठीक है, तो ये एक्ट आया था 2013 में। लेकिन उससे पहले की कहानी में एक महिला थी, भंवरी देवी नाम की, एक राजस्थान से रिलेटेड कहानी है। भंवरी देवी एक महिला थी जो कि ये आंगनवाड़ी में काम करती थी और बाल विवाह रोकने का काम करती थी। वो एससी कैटेगरी से थी। तो उन्होंने किसी एक दबंग जाति के बाल विवाह हो रहा था उसको रोकने के लिए जो है वो शिकायत दर्ज करवा दी थी। तो दबंग जाति के लोगों ने उस महिला को पकड़ के उसके साथ में रेप कर दिया था उसके हस्बैंड के सामने। उसके बाद में वो केस चला था, केस में कुछ साबित नहीं हो पाया था। लेकिन जब वो दोबारा से अपने काम पे वापस जाने लगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी थी, रेप वाली बात और वो केस वगैरह रफे दफे हो चुके थे, लेकिन जब वो दोबारा से वर्क ऑफिस जाने लगी तो लोग उसे हीन भावना से देखते थे। उसके मतलब लोगों की नज़र एक अलग तरीके से होती थी उस पर। तो वो डेली घुट घुट के मर रही थी। तब एक संस्था निकल के आई बीच में, विशाखा नाम से, विशाखा नाम से एक एनजीओ था, वो संस्था निकल के आई। तब उसने केस किया उस भंवरी देवी के बिहाफ पे कि ये महिला, इसके साथ रेप भी हो चुका है, उसमें भी कोई डिसीजन नहीं आया, लेकिन अब तो ये डेली घुट घुट के जी रही है, डेली मर मर के जी रही है। एक्चुअली में डेली लोग इस पर फप्तियाँ कसते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमेंट का पास किया जाता है, तो इसका एक तरीके से जीवन दूभर हो रहा है। तो उस समय वो केस चला था 6-7 साल, और 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया जिसमें ये बात कही गई थी कि कार्यस्थल पे महिलाओं का जो उत्पीड़न है उससे बचाने के लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा। और जब तक तुम कानून बनाओगे, ये काम उन्होंने विधायिका का है कानून बनाने का, उन्होंने निर्देश दे दिया कि तुम बनाना है कानून, जब तक तुम कानून बनाओगे तब तक के लिए हम हमारी तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। तो उसे बोला जाता है विशाखा गाइडलाइंस या विशाखा दिशा निर्देश। ये 1997 में आए थे। फिर उसके बाद में
कुछ नियम थे कि ऐसा करना है, आपको कंपनी में एक अधिकारी के रूप में ये बनाना है, ये प्रोसेस थी पूरी। लेकिन उस समय प्रॉपर तरीके से वो कंपनी फॉलो नहीं कर रही थी, क्योंकि गाइडलाइंस थी, दिशा निर्देश थे, अगर आप पालन नहीं कर रहे हो तो कोई सजा प्रावधान नहीं था। तो 2013 में पूरा एक्ट आया, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, उसको रोकना, प्रतिषेध एंड प्रतितोष, ठीक है, उसका उपचार के रूप में, ठीक है। तो ये एक्ट संसद के द्वारा 2013 में पारित किया गया। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या है, उससे पहले ये देख लीजिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 में विशाखा गाइडलाइंस जारी किए गए तथा 2013 में संसद द्वारा एक्ट पारित किया गया। 1992 में भंवरी देवी नामक महिला के साथ में कार्य निर्वहन के दौरान यौन उत्पीड़न की घटना हुई। इस संबंध में विशाखा नाम की एनजीओ व अन्य के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के संरक्षण के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए, जिनके आधार पर 2013 में कानून बना, 2013 में जो है वो कानून बना। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक दर्जा निर्देश देते हुए विशाखा गाइडलाइंस जारी की, जिनमें कार्यस्थल पर महिलाओं के संरक्षण के लिए बात की गई। 2013 में एक्ट बना दिया गया, ये संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। तो ये जो एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस टू प्रोहिबिशन, ठीक है। तो इस एक्ट में 8 अध्याय और 30 धाराएं। थोड़ा सा ओवरव्यू में पहले बता दूं, वैसे धाराओं से रिलेटेड सवाल नहीं बनते हैं, सिर्फ परिभाषाओं से रिलेटेड बनते हैं। धारा 1 से 3 तक प्रारंभिक परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 4 में आंतरिक शिकायत समिति के बारे में बात की गई है। धारा 5 से 8 में स्थानीय शिकायत समिति के बारे में बात की गई है। धारा 19 में नियोक्ता के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। धारा 20 में जिलाधिकारी के कर्तव्य के बारे में बात की गई है, और फिर बाद में कुछ विविध बातें कही गई हैं। तो अब यहाँ पे 4-5 शब्द आए होंगे, सर ये आंतरिक शिकायत समिति क्या है, स्थानीय शिकायत समिति क्या है, सर ये नियोक्ता क्या है, तो वही सब परिभाषाओं के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने सबसे पहले परिभाषाएं डिफाइन की हैं। पहली, उत्पीड़ित महिला, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जो महिला शिकायत करने वाली होगी वो उत्पीड़ित महिला। कोई भी महिला जिसने अपने विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, उसे कर्मचारी होना आवश्यक नहीं है। कोई भी मान लीजिए कि कोई महिला है, कोई बैंक में ये तो कर्मचारी है, वो शिकायत दर्ज करा दे, ठीक है। बैंक में बैंक कर्मचारी हैं, बैंक कर्मचारियों में से एक किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ में कोई कमेंट कर दिया, या उसको गलत तरीके से छू लिया, या उससे कुछ फेवर मांग लिया, तो उसने शिकायत दर्ज कराई, तो वो कौन हो गई, उत्पीड़ित महिला। इसके अलावा अगर वो बैंक की कर्मचारी भी नहीं है, बैंक में उसका खाता है और वो किसी दिन काम के लिए गई हुई महिला है, और उस समय किसी ने कमेंट कर दिया, क्योंकि वो कार्यस्थल है एक्चुअली में, तो कार्यस्थल पे उस समय किसी ने कमेंट कर दिया, उसके खिलाफ टीका टिप्पणी कर दी, या गलत तरीके से उसके टच कर दिया, ठीक है, या कुछ फेवर डिमांड कर लिया, तो भी वो महिला इस एक्ट के तहत जो है वो विरोध दर्ज करा सकती है, शिकायत दर्ज करा सकती है, ठीक है। उसे क्या माना जाएगा, उत्पीड़ित महिला माना जाएगा। धारा 2 में ऐसा लिखा हुआ परिभाषा में। अब बात है कि कार्यस्थल क्या है। तो कार्यस्थल में निम्न चीज़ शामिल है: कोई विभाग, शाखा, समूह, संघ या इनसे संबंधित कोई क्षेत्र या भवन जो निजी या सरकार के द्वारा नियंत्रित, संचालित और वित्त पोषित हो सके। मतलब कोई भी संस्था जिसमें निजी भी हो, प्राइवेट निजी भी हो और सरकारी भी हो, ठीक है। कोई भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, तो वो भी कार्यस्थल हो गया, ठीक है। कोई भी बैंक है, प्राइवेट सरकारी, वो भी कार्यस्थल हो गया। कोई प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए एयरटेल कंपनी है, तो वो एयरटेल कंपनी भी कार्यस्थल हो गई, ठीक है। जो भी कंपनी प्राइवेट हो या निजी हो, उसके कोई विभाग हो, शाखा हो, समूह हो, संघ हो, जहाँ पे भी लोग बैठ के काम कर रहे हैं, वो क्या हो गया, कार्यस्थल। उसके अलावा किसी कर्मचारी के द्वारा कार्यपालन में भ्रमण किया गया क्षेत्र भी क्या कहलाता है, कार्यस्थल। मान लीजिए कि कोई पटवारी महिला है, वो अपने फील्ड में खेतों पे निरीक्षण करने गई है, और खेतों पे उसके साथ में किसी भी तरीके की यौन उत्पीड़न की घटना हो जाती है, तो वो भी कार्यस्थल में शामिल होगा। कोई भी महिला के द्वारा कहीं पे भी अपने कार्य करने के लिए जाया जा रहा है, और उस समय उसके साथ में किसी भी तरीके से लैंगिक हिंसा होती है, तो वो कार्यस्थल में शामिल होगा, क्योंकि वो उसके जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए कार्यपालन के दौरान वो वहाँ जा रही है। उसके अलावा अस्पताल, शिक्षण संस्थान, खेल प्रशिक्षण संस्थान व कार्यस्थल पे आने जाने हेतु प्रयुक्त वाहन भी, ये तो है ही, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, खेल प्रशिक्षण संस्थान। उसके अलावा कार्यस्थल पे आने जाने हेतु भी जो वाहन में बैठ के जा रहे हैं, वो भी क्या माना जाएगा, कार्यस्थल। यानी किसी वाहन में महिला अपने जॉब पे जा रही है और उस महिला के साथ में किसी भी तरीके की छेड़खानी होती है,
तो वो महिला ये लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकती है। ठीक है, तो ये कार्यस्थल की परिभाषा है, ध्यान रख लेना। सब प्राइवेट और सरकारी संस्था, उसके अलावा कार्यपालन के दौरान जहाँ भी वो भ्रमण करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा ये अस्पताल, शिक्षण संस्थान सभी ओपन। उसके अलावा जिस वाहन के थ्रू कार्यस्थल पे जाया जा रहा है वो भी किस में माना जाएगा, कार्यस्थल में। अब बात आती है नियोक्ता क्या है। नियोक्ता है या मालिक, एक्चुअली में नियोक्ता जो है वो सरकारी विभाग के संबंध में तो एचओडी होता है। नियोक्ता इन द सेंस कि ये नियोक्ता की जिम्मेदारी दी गई है उसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाने के लिए, इसलिए नियोक्ता पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ इस एक्ट में नियोक्ता को जिम्मेदारी दी गई है कि नियोक्ता यानी आप मालिक हो, आपकी जिम्मेदारी है अपने कंपनी के अंतर्गत इस तरीके के अपराध रोके जाएं। तो इसलिए नियोक्ता को भी उन्होंने परिभाषित कर दिया। कोई सरकारी विभाग है तो उस सरकारी डिपार्टमेंट का सबसे हेड जो है वो हो गया नियोक्ता। अन्य कार्यस्थल हैं तो उनका जो मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा या संचालक होगा या मालिक होगा, ठीक है, जो ओनर होगा, वो निजी के रूप में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो जो है वो नियोक्ता होगा। और घरेलू कार्यों के संबंध में नौकरी पे रखने वाला व्यक्ति भी नियोक्ता होगा। ठीक है, घरेलू कार्य यानी घर पे करने वाली, कोई काम करने वाली महिला आ रही है, उसके वो भी उसका कार्यस्थल है एक्चुअली में। ठीक है, वो भी उसका कार्यस्थल है, भले ही वो प्राइवेट रूप में आ रही है, भले ही उसकी कोई लिखा पढ़ित नहीं है, आपने घर में झाड़ू पोछा वाली लगा रखी है, तो उस महिला का वो कार्यस्थल है। और इस कार्यस्थल पे अगर उसके साथ में किसी भी तरीके की छेड़खानी होती है तो इस एक्ट के तहत जो है वो शिकायत दर्ज की जा सकती है। ठीक है, और नियोक्ता का काम क्या है। नियोक्ता का काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है, आंतरिक सम्मति बढ़ाना। इस अधिनियम में कुछ दो सम्मतियाँ बनाने की बात कही गई थी, एक है आंतरिक सम्मति और एक है स्थानीय सम्मति। अब इस अधिनियम में ये बात बोली गई थी कि जहाँ पे भी कोई भी कंपनी है जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ आंतरिक सम्मति बनाई जानी चाहिए। और बोले आंतरिक सम्मति में 4 सदस्य होने चाहिए, एक तो पीठासीन अधिकारी होने चाहिए और 3 नॉर्मल सदस्य होने चाहिए, और उन 4 में से कम 2 महिला होनी चाहिए। हो सके तो इस पीठासीन अधिकारी को भी महिला बना लेना। पीड़ित महिला घटना के 3 माह के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवा सकती है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आंतरिक सम्मति बनाने की जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो नियोक्ता की है। ठीक है, वो नियोक्ता सरकारी में है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्राइवेट में है तो उसका मालिक है या उसका मैनेजर है जो उस कंपनी को या उस शाखा को मैनेज कर रहा है, और अगर घरेलू काम करने वाली महिला है तो जिसने उसे काम करने पे लगाया है वो है। उस नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है कि उत्पीड़न रोका जाए महिला के साथ में। ओके, इसलिए मैंने आंतरिक सम्मति यहाँ बताई, दोबारा बताएंगे अभी थोड़ी देर में। फिर उसके बाद में कर्मचारी। अब वो कर्मचारी कौन हुए जिनके खिलाफ महिला शिकायत करा सकती है, तो कोई भी कर्मचारी, वहाँ लिखा हुआ है उन्होंने, स्थायी कर्मचारी भी हों, कंपनी में काम करने वाले स्थायी कर्मचारी हों, संविदा कर्मी हों, पार्ट टाइम कर्मचारी हों, प्रमोशन या प्रभुत्व वाले कर्मचारी हों या दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी हों, कोई भी कर्मचारी जो महिला के साथ में किसी भी तरीके की छेड़खानी कर रहा है वो कर्मचारी, ओके, जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही। अब इम्पोर्टेंट बात की सर, अब ये सब बता दिया आपने कि उत्पीड़ित महिला कौन है, कार्यस्थल कौन है, नियोक्ता कौन है, कर्मचारी कौन है, तो अब ये भी परिभाषित करवा दीजिए एक्ट में कि यौन उत्पीड़न किसको माना जाएगा, किस चीज़ को यौन उत्पीड़न माना जाएगा। तो यौन उत्पीड़न को उन्होंने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है। किसी पुरुष सहकर्मी, मालिक, नियोक्ता या किसी अन्य पुरुष द्वारा निम्न में से किए गए आचरण। ठीक है, या तो उसका कलीग है, सहकर्मी है, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो, आप टीचर हो, आप लेडीज टीचर हो और आपके स्कूल में आपका प्रिंसिपल या आपका कोई साथ का टीचर वो आपके साथ में निम्न में से कुछ भी करता है। बस एग्जाम्पल मैं टीचर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल इसे आप बैंक में ले लीजिए, एग्जाम्पल इसे सरकारी किसी भी ऑफिस में ले लीजिए। ठीक है, सब जगह इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इच्छा के विरुद्ध महिला को छूना या छूने का प्रयास करना यौन उत्पीड़न माना जाएगा और महिला शिकायत कर जा सकती है। महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार करना, दुराचरण करना या यौन स्वभाव की बातें करना, ये क्या माना जाएगा, यौन उत्पीड़न माना जाएगा। लैंगिक आशय से की गई महिला के कार्य में रुकावट या मध्यस्थता करना, कि कोई भी महिला का कार्य है वो कर रही है लेकिन बीच में आपने अपनी कोई फेवर्स डिमांड करके और उसके कार्य, क्योंकि आपके पास आप मालिक हैं या नियोक्ता हैं या उससे बड़े हैं,
पद में, तो आप उसके कार्य को रोक सकते हैं। या लाइक पदोन्नति के लिए महिला से शारीरिक संबंध की मांग करना, या पदोन्नति की धमकी देना कि अगर आप तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं आपको जो है वो डिग्रेड कर दूंगा, आपकी जो पोस्ट है उससे डाउन भेज दूंगा, इस तरीके की बातें करना। ये सब क्या आता है, यौन उत्पीड़न में आता है। और ये परिभाषा कहाँ पे डिफाइन की गई है, ये हमारे एक्ट में डिफाइन की गई। तो ये याद करना आपका काम है, एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। दोबारा से मैं बोलता हूँ, यौन उत्पीड़न किसी भी पुरुष सहकर्मी या मालिक या नियोक्ता, मालिक और नियोक्ता एक ही बात हो गई, यानी जो हेड है, सरकारी में एचओडी हो गया, प्राइवेट में मालिक हो गया, उसके अलावा घरों में जो है वो जिसने उसे नौकरी पे लगाया है, घरेलू नौकरी पे लगाया वो हो गया, अथवा किसी अन्य पुरुष द्वारा निम्न में से किए गए कोई आचरण जिसमें महिला को उसको अनवांछित तरीके से छूना, अपमानजनक टिप्पणी करना, लैंगिक आशय से उसके कार्यों को रोक देना, ठीक है, या कुछ डिमांड करना पदोन्नति के लिए या पदोन्नति की धमकी देना। इस तरीके से ये जो है वो यौन उत्पीड़न की परिभाषा डिफाइन की गई है। अब बात आती है कि सम्मतियाँ किस तरीके से बनाई और आगे प्रोसेस कैसे होने वाली है। अब यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया वही बात दोबारा रिपीट करेंगे हम। देखो, अब यहाँ बोल दिया गया इस एक्ट के तहत कि कोई भी कंपनी हो जहाँ पे 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो आंतरिक समिति बनाए। आंतरिक समिति बनाए, आंतरिक समिति में क्या किया जाए, 4 लोगों की एक कमेटी बनाई जाए। इसमें एक जो है वो अध्यक्ष हो और 3 बाकी सदस्य हों, और हो सके तो इन 4 में से 2 जो है वो महिलाएं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि ये पुरुष है, ठीक है, और ये कोई महिला है, पीड़ित महिला। अब पहली प्रोसेस क्या होती है, नॉर्मली ये महिला जो है वो शिकायत करा देती है आंतरिक समिति के पास में। ये आंतरिक समिति जांच करती है, इस पुरुष को बुलाती है, इससे या तो लग रहा है कि इसे सॉल्व कर दिया जा सकता है, इसे मध्यस्थता से सॉल्व किया जा सकता है, तो वो सॉल्व करवा देती है, नहीं तो आंतरिक समिति जो है वो आगे शिकायत करवा देती है या उसको सजा प्रावधान में लगाती है। पीड़ित महिला घटना के 3 माह के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकती है आंतरिक समिति के अंतर्गत। हर कंपनी में होना है, हर कंपनी में जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी हैं वहाँ पे आंतरिक समिति का होना अनिवार्य है। आंतरिक संपत्ति का कार्य क्या है, मध्यस्थता एवं आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का प्रयास करना, अन्यथा शिकायत को स्थानीय शिकायत समिति के लिए स्थानांतरित कर देना। अब इसको सजा देने का प्रावधान नहीं है आंतरिक समिति के पास में। आंतरिक समिति तो क्या, आंतरिक समिति जो है वो क्या कर रही है, जो उत्पीड़ित महिला है उसकी हेल्प करने का काम कर रही है। एक तरीके से पहले जांच करके एक तो या तो मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रही है, अगर पुरुष दोषी पाया जा रहा है तो वो आंतरिक समिति महिला की साथ सहायता करते हुए शिकायत करने जाएगी स्थानीय शिकायत समिति में, ठीक है, स्थानीय शिकायत समिति में। और ये स्थानीय शिकायत समिति का मतलब क्या हुआ, लोकल कंप्लेंट कमेटी। ये हर जिले में जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर के द्वारा एक एलसीसी का गठन किया जाता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी। और वो लोकल कंप्लेंट कमेटी जो होती है वो 3 सदस्यीय होती है, जिसमें एक पीठासीन अधिकारी होता है और 2 सदस्य होते हैं, तो कुल मिला के 3 सदस्य होते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट में कि इन 3 में से 2 महिलाएं होना अति आवश्यक है, और इन 2 महिलाओं में से एक SC ST की महिला होना आवश्यक है, ठीक है। यानी 3 समिति है, एक जिला लेवल पे जो होता है समिति होती है स्थानीय शिकायत समिति। और यहाँ पे आने के बाद में ये समिति मध्यस्थता से मामले को सुलझाने का प्रयास करती है, अथवा यौन उत्पीड़न की शिकायत पुलिस या मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर देती है। और समिति निम्न आदेश प्रस्तुत कर दिए हैं। समिति के पास में कुछ अधिकार भी हैं, जो पुरुष जिसने भी महिला के साथ में कुछ छेड़खानी की है उसके खिलाफ वो लिखित माफ़ी के आदेश जारी कर सकता है कि आप लिखित माफ़ी मांग लो और आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दे दी जाएगी, ठीक है। या पदोन्नति या वेतन रोकने का आदेश भी दे सकती है ये स्थानीय समिति, ठीक है, या नौकरी से निकालने का आदेश भी दे सकती है। तो 2 तो बड़ी पावर हो गई उसके पास में, और 2 छोटी तरीके से पावर हो गई, माफ़ी मांग लो और चेतावनी दे दी। लेकिन ये पावर भी काफ़ी बड़ी होती है, कार्यस्थल पे किसी सरकारी कर्मचारी को अगर वेतन रोक देना या पदोन्नति रोक देना या नौकरी से निकालने का आदेश दे देना, ये भी बड़ी बात होती है। तो ये स्थानीय, लेकिन ये अभी एक चीज़ देखिए, ये स्थानीय समिति, स्थानीय जो कंप्लेंट शिकायत समिति है, ये सज़ा नहीं दे रही है, 1 साल की 2 साल की इस तरीके से कोई सज़ा नहीं दे रही है। ये भी क्या कर रही है, आगे शिकायत को पुलिस और मजिस्ट्रेट के लिए रेफ़र कर रही है, ओके। उसके बाद में
यहाँ पे ये है, यदि किसी महिला ने ओके, उसके बाद में फिर वो आगे प्रोसेस चलती है और मजिस्ट्रेट के थ्रू फाइनल सजा दी जाती है। ओके, तो ये है। एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर कोई महिला झूठी शिकायत कर देती है तो क्या होगा। अगर महिला झूठी शिकायत दर्ज करा देती है तो महिला के विरुद्ध भी वही कार्रवाई होगी जो दोषी के विरुद्ध की गई थी। उस तरीके से मान लीजिए महिलाएं भी कभी कभी हो सकता है कुछ रेयर केसेस में मिसयूज करने की सोचें, तो उस समय अगर सच्चाई का पता चलता है तो महिला के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यदि कोई नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ओके, एंड अधिनियम में कार्यस्थल पे महिलाओं को प्राप्त अधिकार भी दिए गए हैं कि ये अधिकार मिलने चाहिए हर महिला को। गर्मामय वातावरण तरीके से जो है वो रहने का या कार्य करने का अधिकार, समान पद और समान वेतन पाने का अधिकार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भेदभाव हो। एक ही पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है महिला की, मैनेजर पोस्ट है पुरुष की, पुरुष को मिल रहे हैं 80,000, महिला को मिल रहे हैं 40,000। तो समान पद है तो समान वेतन मिलना चाहिए, ऐसा इस बात में लिख दिया गया। यौन उत्पीड़न की दशा में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार, यौन उत्पीड़न के लंबित मामलों की दशा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। अगर टाइम लग गया तो क्षतिपूर्ति। अब ये क्षतिपूर्ति वाली बात का मतलब ये है कि इस चीज़ को आप थोड़ा सा इस तरीके से देखिए। क्षतिपूर्ति वाले महिला के साथ में मान लीजिए कि किसी कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न हुआ, ठीक है, ओके, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न का वो शिकार हुई। अब वो शिकायत कराने जाएगी तो वो डरती भी रहेगी कि आगे ऐसा नहीं हो कि ये दोबारा से मेरे साथ और कोई बड़ा जो है वो डिसीजन ले दे। तो उस समय 3 एक्शन लिए जा सकते हैं तुरंत ही। ये जो समिति बनी हुई है इसके द्वारा, स्थानीय शिकायत समिति के द्वारा, या तो उस महिला का कोई अच्छी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि वो उस समय के लिए उस पुरुष से दूर रहे, ठीक है, महिला का ट्रांसफ़र, या उस पुरुष का ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या उस महिला को 90 दिन के लिए सवैतनिक अवकाश दे दिया जाए कि तुम घर पे रहो, घर पे रहो, तुम्हें छुट्टी दी जा रही है और तुम्हें जो है वो क्षतिपूर्ति के रूप में पूरा पैसा भी दिया जाएगा। ये जो है वो प्रावधान है महिलाओं के अधिकार के रूप में। यौन उत्पीड़न के लंबित मामले में अगर टाइम लग रहा है तो ये सब किया जाएगा। ऐसा सवाल भी बन सकता है, तो ये ध्यान रखना। 3 के कंडीशंस निकल के आती हैं इसमें। अगर कोई मामला लंबित जा रहा है तो उस समय या शिकायत दर्ज कराने के समय भी महिला के पास में 3 अधिकार रहते हैं। या तो महिला ट्रांसफ़र करवाए, या महिला का ट्रांसफ़र अच्छी जगह सेफ जगह कर दिया जाए, यानी उस पुरुष से दूर कर दिया जाए, या पुरुष का ट्रांसफ़र कर दिया जाए कहीं दूसरी जगह, या 90 दिन तक महिला को आराम से छुट्टी दे दी जाए और उससे बोल दिया जाए कि आपको आपका वेतन मिलता रहेगा। ओके, तो ये ध्यान रख लेना। और न्यायिक सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है, क्योंकि अगर उत्पीड़न हुआ है, शिकायत दर्ज कराई है, सामने वाला दबंग आदमी हुआ तो दोबारा से उत्पीड़न कर सकता है, और वो और मतलब ज़्यादा एक तरीके से हिंसात्मक रूप से उसका उत्पीड़न करने की सोच सकता है। एक परिभाषा और है, घरेलू कामगार, घर पे काम करने वाली महिला की परिभाषा उन्होंने लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। कोई महिला किसी घर में पारिश्रमिक के लिए, घरेलू कार्य करने के लिए, चाहे नगद में या वस्तु रूप में या किसी अवकरण के माध्यम से स्थायी, अस्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, कार्य कर रही है, किंतु इसके अंतर नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है। बाकी सब जानते हैं परिभाषा। घरेलू कामगार, घर पे काम करने वाली महिला कौन है? जो आपके घर पे कोई छोटा मोटा काम करने के लिए आती है। वो स्थायी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है, अंशकालिक हो सकती है, पूर्णकालिक हो सकती है। आप उसके लिए पैसा दे रहे हो, पैसे की जगह नहीं, पैसा नहीं दे रहे तो कोई वस्तु दे रहे हो। अब उन्होंने उस परिभाषा को लिख दिया, बाकी परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता होता है घरेलू महिला कौन सी। बट एक्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। ओके, ये हुई। और नोट में ये मैंने बता दिया कि अगर वो नियोक्ता के ये बात, कोई नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अब यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना है, नियोक्ता, ठीक है, अगर नियोक्ता ने आंतरिक समिति का गठन नहीं किया, ठीक है, तो नियोक्ता को 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ये वो नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है, वो जो 4 सदस्यीय आंतरिक समिति है उसका गठन करना। ओके, अब एक एक करके इसको घरेलू हिंसा वाले को हम रिवाइज कराते हैं। या ये कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा वाला पहला था पॉइंट है, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न, ठीक है। पहली बात तो ये इसका बैकग्राउंड के रूप में कौन सा केस आता है? भंवरी देवी केस आता है, ठीक है, भंवरी देवी केस 1992 फिर 1997 में क्या होता है, विशाखा गाइडलाइंस जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। विशाखा एनजीओ के द्वारा PIL जारी गई की थी गाइडलाइंस। ओके, फिर उसके बाद में इसी चीज़ को कंपलसरी कराने के लिए एक्ट ला दिया जाता है 2013 में, और वो होता है कार्यस्थल पे महिलाओं का
संरक्षण एक्ट, ठीक है। बाकी एक नाम तो इसका काफ़ी बड़ा है, निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध करके, ठीक है। तो ये कार्यस्थल पे महिलाओं का संरक्षण एक तरीके से एक्ट 2013 आ जाता है, ठीक है। ये बात होती है इसमें, ओके। अब परिभाषाएं आती हैं सबसे पहले कि पीड़ित महिला कौन है, वो जो शिकायत करा रही है, ठीक है। उसके बाद में एक शब्द आता है नियोक्ता। बोले नियोक्ता वो है जो सरकारी कंपनी में तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, निजी कंपनी में उसका मालिक है, ठीक है। कंपनी का मालिक है या मैनेजर है या उसका जो है वो डायरेक्टर है, निर्देशक है, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है रिलायंस की, जियो कंपनी, और जियो कंपनी का जयपुर में कोई सेंटर है, ठीक है। और जयपुर के सेंटर में जो मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी है, और नियोक्ता की सबसे बड़ी एक और है नियोक्ता, वो घर में जो महिला है उसको काम कराने के लिए, घरेलू महिला के लिए, तो जिसने लगाया वो नियोक्ता। इस नियोक्ता की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो क्या जिम्मेदारी है, इस नियोक्ता की जिम्मेदारी है अगर कंपनी में 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो इस नियोक्ता की जिम्मेदारी है आंतरिक कमेटी का गठन करना, आंतरिक कमेटी का गठन करना। और इस आंतरिक कमेटी में 4 सदस्य होते हैं, एक पीठासीन अधिकारी, 3 सदस्य, और इनमें से 4 में से जो है वो 2 महिला होना आवश्यक होता है, ठीक है। और आंतरिक कमेटी का काम क्या है, अगर किसी महिला ने शिकायत की किसी भी पुरुष के खिलाफ तो ये आंतरिक कमेटी जो है वो जांच करती है, और जांच करने के बाद में या तो उस मामले को सुलटाने के लिए वहीं पे प्रयास करती है कि माफ़ीनामा करके मामला सुलट जाए। नहीं भी लगता है कि अगर ये मामला सुलटने वाला नहीं है और सच में ही इस व्यक्ति ने इसके साथ में यौन उत्पीड़न किया है या हिंसा की है, यौन हिंसा इस तरीके से, तो फिर ये आंतरिक कमेटी इस बात को आगे ट्रांसफ़र कर देती है लोकल कंप्लेंट जो कमेटी है उसके पास में, स्थानीय शिकायत समिति के पास में। और ये स्थानीय शिकायत समिति किसके द्वारा बनाई जाती है, जिलाधिकारी के द्वारा बनाई जाती है। स्थानीय शिकायत समिति किसके द्वारा बनाई जा रही है, जिला अधिकारी के द्वारा बनाई जा रही है। और हर जिले में एक स्थानीय शिकायत समिति होती है, और इसमें 3 सदस्य होते हैं, 3 जो है वो मेंबर्स की बॉडी होती है। इसमें एक पीठासीन अधिकारी और 2 इसके सदस्य, और इन 3 में से 2 महिला होना आवश्यक है, और इन 2 महिलाओं में से एक SC ST की महिला होना भी आवश्यक है, ठीक है। अब ये जो है अपना LCC यानी लोकल कंप्लेंट कमेटी, ये लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास में कुछ पावर्स हैं। उन पावर्स में से एक तो पावर है जो है वो उसको माफ़ीनामे वाला पावर है उसके पास में, और दूसरा चेतावनी वाला पावर है कि चेतावनी दे दी जाए, आगे से ऐसी शिकायत नहीं करना, अगर आगे से शिकायत आई तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तीसरी पावर है उसकी पदोन्नति रोक दो और उसका वेतन रोक दो, ठीक है। और चौथी पावर है उसके पास में पदोन्नति रोक देना, वेतन रोक देना, एंड फोर्थ पावर के रूप में उसके पास में दिया गया है यहाँ पे नौकरी से निकालने का सबसे बड़ा आदेश, ठीक है। नौकरी से निकालने का आदेश, नौकरी से निकालने का आदेश। उसके अलावा भी यहाँ पे इसको भी लगता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी को भी लगता है कि ये सच में ही यौन उत्पीड़न हुआ है, यहाँ पे सच में ही बलात्कार हुआ है, तो फिर ये केस जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट लेवल पे, और वहाँ प्रॉपर जो सज़ा का प्रावधान होना होता है वो होता है। यहाँ पे मैंने एक बात बोली थी कि नियोक्ता, तो नियोक्ता का काम मैंने बताया था कि वो आंतरिक समिति का गठन करना, अगर वो आंतरिक समिति का गठन नहीं करता है तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना देना होता है। वो किसकी जिम्मेदारी होती है, नियोक्ता। नियोक्ता के 3 पार्ट मैंने बताए थे उसमें, ठीक है। HOD हो सकता है, निजी में मालिक हो सकता है, या घरेलू कामगारी में वो आदमी वो हो सकता है जिसने उसे लगाया हुआ है, ठीक है। उसमें भी आगे हमने एक बार बात करी थी महिलाओं को अधिकार, प्राप्त अधिकार, गर्भामय वातावरण वाला, समान पद समान वेतन वाला, यौन उत्पीड़न की दिशा में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लंबित मामलों की दिशा में क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। और क्षतिपूर्ति के साथ साथ में इसमें संरक्षण के रूप में वो या तो महिला खुद अच्छी जगह ट्रांसफ़र, सेफ जगह ट्रांसफ़र करा सकती है, या पुरुष का उस महिला से दूर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और 90 दिन तक वेतन के साथ में महिला को छुट्टी पे भेजा जा सकता है कि आप रिलैक्स करिए, हम यहाँ पे तब तक मामले को सिमटा रहे हैं, ओके। अगला ये भी है कि अगर महिला झूठी शिकायत करती है तो वो सेम जो है वो उसके साथ में भी कार्रवाई की जा सकती है, ओके। ये घरेलू कामकाज की परिभाषा। एक शब्द आता है SHE, SHE से आप फुल फॉर्म करेंगे SHE, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। एक तरीके से एक ऑनलाइन पोर्टल है, और इस पे क्या है कि महिलाएं अगर ओपनली शिकायत नहीं कर पा रही हैं तो इस पोर्टल पे जाके अपना पूरा मैसेज लिख दें,
तुरंत एक्शन होगा कंपनी में जो कमेटी है उसके द्वारा। ठीक है, ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया था। ये केंद्र सरकार के द्वारा कार्यस्थल पे होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के लिए सी बॉक्स नामक ऑनलाइन शिकायत तंत्र आरंभ किया गया, ताकि अधिनियम को प्रभावी सुनिश्चित किया जा सके, व्यतीत महिला को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके। इस तंत्र के माध्यम से शिकायत की सुनवाई की प्रगति की जांच भी की जाती है कि अब कहाँ तक पहुँच गई, आंतरिक कमेटी पहुँच गई या एलसीसी के पास में पहुँच गई या मजिस्ट्रेट के पास में पहुँच गई या सजा दी जा चुकी है। इस तरीके का प्रावधान है। ओके, आंतरिक कमेटी समझ में आ गई, स्थानीय कमेटी समझ में आ गई आपको। ओके, एंड यौन उत्पीड़न का थोड़ा सा याद रख लेना, किसी भी पुरुष सहकर्मी, महिला मालिक या उपलोक नियोक्ता के द्वारा किसी महिला के साथ में इच्छा के विरुद्ध उसे छूना या छूने का प्रयास करना, अपमानजनक व्यवहार करना, लैंगिक आशय से उसके कार्यों को रोकना या पदोन्नति या पदान्नति के धमकी दे करके महिला से साथ में फेवर मांगना। ओके, ये होता है यौन उत्पीड़न। उसके अलावा कर्मचारी की परिभाषा, ये स्थायी और ये सब लिखा हुआ है, बाकी इनका कोई मतलब नहीं, सब पता है आपको कर्मचारी कौन होते हैं। ठीक है, यौन उत्पीड़न क्या होता है, बट परिभाषा उसमें लिखी है तो वो चीज़ें देखनी होती। नियोक्ता है, मालिक मैंने बता दिया, कार्यस्थल मैंने बता दिया। ठीक है, कार्यस्थल सब कुछ है। इस कार्यस्थल में कार्यपालन के दौरान भ्रमण भी शामिल है और आने जाने हेतु यूज किया गया वाहन भी शामिल है, ये ध्यान रख लेना है। और उत्पीड़ित महिला, ये मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया, और बाकी ये मैंने विशाखा गाइडलाइंस वाली कहानी बता दी थी। ठीक है, तो ये जो है वो अपना महिलाओं से संबंधित कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न वाला एक्ट 2013 में पारित हुआ, उसके बारे में बात कर ली। तो हमने अभी 2 पॉइंट बात कर ली है, वो है महिलाओं से रिलेटेड घरेलू हिंसा की प्रतिरक्षा का अधिनियम 2005 का, और कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न से रोक करने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए एक्ट आया था 2013 में, सेक्सुअल हरासमेंट प्रोहिबिशन एक्ट 2013 वाला। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट में हम बाल श्रम से संबंधित विधियाँ और बालक लैंगिक अपराध से संरक्षण के लिए एक्ट 2012 में आया था, उसके बारे में बात करने वाले। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।